गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश का हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। तो उसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य को पूरा कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हैं? मौर्य वंश। मौर्य वंश, इसमें सबसे पहले मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद शासक बनते हैं इनका बेटा बिंदुसार। बिंदुसार, पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई किससे होती है? सिकंदर से। ठीक है, नहीं, सेल्यूकस निकेटर से। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर को वापस भेजने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। उसके बाद आता है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर की लड़ाई होती है चंद्रगुप्त मौर्य से। तो चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर की बेटी कार्नेले से शादी कर लेता है। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर अपने इसको चंद्रगुप्त मौर्य को 4 जगह दहेज में देता है। उनका नाम है एरिया, अराकोसिया, जेंड्रोसिया, पेरिस्पेरिया। अगर हिंदी में बात करें तो काबुल, कांधार, मकरान, हेरात। ठीक है, और एक राजदूत भेजता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। राजदूत का नाम मेगस्थनीज। मेगस्थनीज बुक लिखता है इंडिका। इंडिका बुक में लिखा है कि इंडिका बुक में उन्होंने बोला है कि भारतीय समाज 7 भागों में बटा है। ठीक है, तो भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है मेगस्थनीज ने। और दूसरा, मेगस्थनीज ने बोला है कि भारतीय लोग लिखना पसंद नहीं करते। ये भी मेगस्थनीज की बुक में है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य बोलता है मेगस्थनीज से, भाई ये बताओ उसने मतलब सेल्यूकस निकेटर यहाँ पर आक्रमण किया क्यों था? उसे यहाँ पे मतलब क्या चाहिए था मेनली? तो मेगस्थनीज बताते हैं, महाराज यहाँ के हाथी बहुत फेमस है। हाथियों के लिए वहाँ तो जानते भी नहीं थे कि हाथियों का भी यूज़ मतलब युद्ध में होता है। तो ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है। तो चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी गिफ्ट करता है सेल्यूकस निकेटर को। सोचो, 500 हाथी। इतना सब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। फिर चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना विधि से वहाँ चला जाता है श्रवण बेलगोला में, उसके साथ भद्रबाहु के साथ, और वहाँ पे संलेखना विधि से इनकी मृत्यु हो जाती है 298 को, 298 BC को। ठीक, इसके बाद अगला शासक बनता है बिंदुसार। बिंदुसार के टाइम पे पहले तो बिंदुसार को अमित्रघात, वारिसार, भद्रसार, इन 3 नामों से जाना जाता है बिंदुसार को। और बिंदुसार के टाइम पे तक्षशिला यानी कि कश्मीर वाला एरिया, तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है। ठीक, वो लोग कहते हैं कि मतलब हमें अलग करो, जैसे कश्मीर में भी चलता रहता है। तो तक्षशिला में मतलब कश्मीर में विद्रोह हो जाता है। तो बिंदुसार अपने बड़े बेटे सुशीम को, सुशीम को विद्रोह दबाने के लिए भेजते हैं। लेकिन सुशीम वहाँ से पिटपिटा जाता है। इनसे यहाँ पे मतलब विद्रोह शांत नहीं हो पाता। फिर बिंदुसार भेजते हैं अपने दूसरे बेटे अशोक को। ठीक है, बिंदुसार का दूसरा बेटा कौन है? अशोक। अशोक जब कश्मीर में विद्रोह चल रहा था तो अशोक अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, अवंती का राज्यपाल था। फिर ये कहाँ जाता है? कश्मीर जाता है, और वहाँ फटाफट मारकाट करके वहाँ पे एकदम से विद्रोह शांत हो जाता है। तो अशोक कहाँ का विद्रोह शांत करता है? कश्मीर का। और एक नए नगर की स्थापना करता है, उस नगर का नाम है श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर की स्थापना करता है। इस पूरे इवेंट की जानकारी मिलती है हमें उससे, राजतरंगिणी किताब से। राजतरंगिणी बुक है कल्हन की, कल्हन ने लिखी है राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा है। ये पूरी जानकारी हमें उसी से मिलती है। और बिंदुसार के बारे में और क्या पॉइंट थे? हाँ, बिंदुसार के टाइम पे एक सीरिया का राजा था एंटियोकस। एंटियोकस ने अपने राजदूत को भेजा। राजदूत का नाम क्या है? डायमिकस। एंटियोकस ने, ठीक है, एंटियोकस ने किसको भेजा? डायमिकस को। एंटियोकस एक राजदूत भेजता है, राजदूत का नाम डायमिकस। तो डायमिकस से बिंदुसार कहते हैं कि आपके यहाँ पे सीरिया में क्या फेमस है? तो डायमिकस बताता है, महाराज वहाँ पे एक वहाँ की दार्शनिक बहुत फेमस है, बहुत अच्छी, मतलब उनकी जो इंटेलिजेंस है वो सब मतलब बहुत अच्छी होती है। वहाँ के दार्शनिक फेमस है, मीठी शराब और अंजीर। तो ये कहते हैं ठीक हो ना, पत्र लिखो अपने महाराज को, वो हमारे लिए ये सब चीज़ भेजें। तो बिंदुसार एंटियोकस से क्या मांगता है? अंजीर, मीठी शराब और एक दार्शनिक। लेकिन एंटियोकस कह देते हैं कि हमारे यहाँ विद्या का मतलब विद्या का मतलब वो नहीं होता, व्यापार नहीं होता। तो वो अंजीर और मीठी शराब भेज देते हैं, दार्शनिक नहीं भेजते। ठीक है, बिंदुसार के बारे में ये सब कंप्लीट। अब इसके बाद बिंदुसार के बाद अगला राजा बनता है अशोक। तो ये थोड़ी मतलब लेंथी हो जाएगी, लेकिन आप कंटिन्यू इसको देखें, हम अशोक के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, अशोक बहुत बड़ा टॉपिक है। अब आगे थोड़ा, ये पिछला रिवाइज हो गया थोड़ा फास्ट, अब थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे अशोक के बारे में। ठीक, अब अगला राजा कौन बनता है? अशोक। पहले चंद्रगुप्त मौर्य,
उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। ठीक है, तो ये बात हो जान लो, चाणक्य को ना भारत का मैकियावेली कहा जाता है। मैकियावेली, भारत का मैकियावेली किसको बोला जाता है? चाणक्य को। क्यों? क्योंकि चाणक्य ने जो बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, चाणक्य की बुक का नाम है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, और मैकियावेली की बुक का नाम है द प्रिंस। दोनों है ना, ये इतिहासकार है, द प्रिंस। तो जो चाणक्य ने अपनी किताब में अर्थशास्त्र में क्या दिया? राजत्व सिद्धांत, राजा के शासन के बारे में, एक राज्य के किस तरह से अच्छा होना चाहिए, तो ये क्या है? राजनीति बुक है। उसी वही चीज़ मैकियावेली ने अपनी किताब में लिखी है द प्रिंस के अंदर। तो इसी वजह से चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र को द प्रिंस है, वो कर सकते हैं कोरिलेट। ठीक है, अर्थशास्त्र किसकी जैसी है? द प्रिंस के, और चाणक्य किन के जैसा है? मैकियावेली के। ठीक है, ये थोड़ा अलग सा टॉपिक था। अब आते हैं अशोक के ऊपर। अशोक महान। ठीक, देखो अशोक का जन्म हुआ था 304 बीसी को पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र की मेन वो थी राजधानी, 304 बीसी को पाटलिपुत्र में। अशोक के टाइम पे जो सबसे मेन बात पूछी जाती है वो पूछी जाती है कलिंग युद्ध। ठीक है, कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध हुआ था 261 बीसी को। ठीक है, इससे पहले राज्याभिषेक हुआ होगा, यहाँ पर राज्याभिषेक की और डेट याद रख लो। अशोक का राज्याभिषेक भी पूछा जाता है। राज्याभिषेक होता है ना बहुत अच्छा, जैसे आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा, कितने मतलब एक बहुत बड़ा समारोह होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, तो राज्याभिषेक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। तो राज्याभिषेक हुआ था 269 को, 269 बीसी को। ठीक है, अब इसमें से 8 माइनस करेंगे तो ये हो गया राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध होता है। अब कलिंग युद्ध के अंदर इतनी भीषण मारकाट होती है, बहुत ही भयानक वाली, मतलब वहाँ पे कलिंग के किसी बच्चे को, किसी बूढ़े को, किसी महिला तक को भी नहीं छोड़ा था। मतलब जो लोग लड़ भी नहीं सकते ना, उनको भी एक इतनी बुरी तरह से काट डाला था सबको, बहुत ही बुरी तरह से। तो कलिंग युद्ध में एक इतना बड़ा नरसंहार, इतनी बड़ी भीषण लड़ाई देख के अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो उसी युद्ध के मैदान में अशोक हथियार त्याग देता है। अशोक महान कब बना? कलिंग युद्ध के बाद, तभी कहा जाता है अशोक महान। ठीक है, उससे पहले तो मतलब एक होता है ना, जैसे मतलब राजा थे तो उस टाइम पे तो इनका तो युद्ध लड़ना है, ये भी नहीं कह सकते कि गलत बात है, लेकिन इसके बाद अशोक महान बन गया, एक धार्मिक काम में लग गया और ये सब होने लगा। ठीक है, तो कलिंग के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में, जो आज के टाइम पर उड़ीसा है वही कलिंग है, उड़ीसा। ठीक, कलिंग का नाम है उड़ीसा। अब कलिंग ना हाथियों के लिए बहुत फेमस था। कहा जाता है कि अशोक ने हाथियों के लिए कलिंग पर आक्रमण किया था, लेकिन कुछ कुछ किताबों में या फिर कहीं पर भी है कि अशोक के मतलब कलिंग की एक राजकुमार थी, अशोक उनसे शादी करना चाहता था। ये शायद अशोक का मूवी में दिखाया है। ठीक है, और अशोक की राज्याभिषेक से पहले मतलब जब अशोक राजा बना, तो ये बौद्ध ग्रंथों में कहा जाता है कि अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों का कत्ल किया। ठीक है, 99 भाइयों को कत्ल करके कुएं में भर दिया सबकी लाशों को। तो ये मतलब बौद्ध ग्रंथों में कहा जाता है, इसकी कोई ऐतिहासिक मान्यता नहीं है कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो 99 भाई थे। ठीक है, हो थे या नहीं थे तो हो नहीं सकता 99 तो जो भी है मतलब ये सब है। अब आता है आगे पढ़ते हैं। जब अशोक कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है तो अशोक बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म को अशोक ने क्या अपना लिया? बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो बौद्ध धर्म की एक तो प्रेरणा, मतलब किससे इंस्पायर हुए? बौद्ध धर्म की प्रेरणा, और दूसरी फिर बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली? ये दोनों क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बौद्ध धर्म की प्रेरणा ली निग्रोथ से। निग्रोथ थे इनके भतीजा, भाई का बेटा भतीजा। ठीक है, तो निग्रोथ से इंस्पायर होकर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए, और निग्रोथ से इंस्पायर होकर इन्होंने शिक्षा उपगुप्त से ली। उपगुप्त, बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली? उपगुप्त से। अब ये बौद्ध भिक्षुक बन गए, मतलब कि बौद्ध धर्म को आगे फैलाने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे काम किए। तो बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए इन्होंने अपनी बेटी, अशोक की बेटी संघमित्रा,
और बेटे महेंद्र, ठीक है, ये क्या थे, अशोक के पुत्र और अशोक की पुत्री, अपनी बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। कहाँ भेजा? श्रीलंका। ये क्वेश्चन भी आता है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। और इनके प्रचार से थोड़ा मतलब बेनिफिट भी हुआ, जिस काम के लिए गए थे वो हुआ। जो श्रीलंका के राजा थे वो सिंगली संप्रदाय को मानते थे, उन्होंने सिंगली संप्रदाय को छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है। तो अशोक ने अपनी बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा, ठीक। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये तो हो गया बौद्ध धर्म के बारे में। अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी सारे वो मतलब एक तीसरी बौद्ध संधि थी अशोक के टाइम पे हुई पाटलिपुत्र में, इससे पहले दूसरी हुई थी काल अशोक के टाइम पे, ठीक। बौद्ध संधि तो हम पढ़ चुके हैं, तो तीसरी बौद्ध संधि अशोक ने कराई पाटलिपुत्र में। अब आता है कि अशोक के शिलालेख तो बहुत बड़े हैं, 14 शिलालेख हम अलग पढ़ेंगे, 7 लघु शिलालेख उनको अलग पढ़ेंगे। तो ये हो जाता है अशोक की स्टार्टिंग की बात है। 5 शादियाँ की थी, ठीक है। 5 शादियों में जो सबसे प्रिय इनकी पत्नी थी, उस प्रिय पत्नी का नाम था कारुआकी, ठीक है। पत्नी का नाम क्या था? कारुआकी, जो प्रिय पत्नी थी। वैसे तो 5 शादियाँ की थी, प्रिय पत्नी का नाम था कारुआकी, ठीक। प्रिय पत्नी का नाम कारुआकी। और अशोक पहला राजा था जिसने अपने सारे के सारे जो संदेश को आगे तक पहुंचाने के लिए एक शिलालेखों का सहारा लिया। सबसे ज़्यादा शिलालेख अशोक ने लिखवाए। तो अशोक की शिलालेख अब अशोक की शिलालेख ही पढ़ते हैं क्योंकि वही मेन है। और तो सारी चीज़ें कि अशोक ने युद्ध वगैरह जो पहले लड़े वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कलिंग युद्ध इंपॉर्टेंट है बस। कलिंग युद्ध कब हुआ था? राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, ठीक। अब अशोक के शिलालेख पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट अशोक के शिलालेख। अशोक ने अपने बातों को, अपने उपदेशों को आगे पहुंचाने के लिए शिलालेख का सहारा लिया, ठीक है। शिलालेख लिखने की प्रेरणा अशोक ने ली डेरियस से, वही डेरियस जिसने भारत पे पहला विदेशी आक्रमण किया था, हकमनी वंश का, ठीक है। तो शिलालेख लिखने की जो प्रेरणा ली अशोक ने किससे ली थी? डेरियस से। डेरियस, शिलालेख लिखने की प्रेरणा ली डेरियस से। और शिलालेख, पहले ये बताओ कि शिलालेख होता क्या है? शिला मतलब पत्थर, पत्थर के ऊपर लिखा गया लेख क्या होता है? शिलालेख। इनको अभिलेख भी बोलते हैं, मतलब अभिलेख होते हैं कैसा टाइप की। देखो अभिलेख होते हैं, अभिलेख होते हैं 3 टाइप के, ठीक। पहला हो जाएगा शिलालेख, एक होता है स्तंभ लेख और एक होता है गुहालेख या गुफालेख, एक ही बात है, ठीक। अब अभिलेख होते हैं 3 टाइप के। शिला मतलब पत्थर, किसी एक बड़ा सा पत्थर लो, उसे खोद के उस पर कुछ भी लिख दो तो वो क्या हो गया? शिलालेख। अगर वही पत्थर हम ले लें पिलर की शेप का, लंबा सा पिलर शेप का, ठीक है, तो उस पर कुछ लिख दिया खोद के तो वो क्या हो जाएगा? स्तंभ लेख। स्तंभ मतलब पिलर। एक होता है गुफालेख, एक गुफा के अंदर दीवारों पे कुछ लिखवा दिया। पत्थर मतलब पत्थर की होती है गुफा, उनको मतलब खुरच के, तो क्या बन गया? गुफालेख। तो इसे कहते हैं गुफालेख। अब ये अभिलेख 3 टाइप के। तो अभी हम पढ़ेंगे अब अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख को हम 14 अलग और 7 अलग ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आ जाता है इसमें वापस से। देखो अशोक ने शिलालेख लिखने की प्रेरणा ली डेरियस से। डेरियस को दाएबाहु के नाम से भी जाना जाता है, दाएबाहु, ठीक है। डेरियस को दाएबाहु के नाम से भी जाना जाता है। डेरियस वही जो हकमनी वंश का शासक था जिसने भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किया, ठीक। और अशोक ने शिलालेख लिखने के लिए जो पत्थर मंगवाए, शिलालेख लिखने के लिए पत्थर मंगवाए थे उत्तर प्रदेश के चुनार से, ठीक है। उत्तर प्रदेश के चुनार से पत्थर मंगवाए थे। और अशोक के शिलालेख 4 लिपि में है, मतलब 4 लैंग्वेज कह सकते हैं, 4 लिपि में, जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग, जैसे कि एक ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि। इनको लिख लेते हैं। चलो अशोक के शिलालेख 4 लिपि में है, ठीक है। 4 लिपि, पहली ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक, ठीक है। ये क्या है? 4 लिपि। इन 4 लिपि में अशोक के ज़्यादातर शिलालेख, तो जो ब्राह्मी लिपि में है वो ज़्यादातर कहाँ मिले हैं? भारत के अंदर।
भारत के अंदर अशोक के मैक्सिमम, सभी नहीं कह सकते लेकिन मैक्सिमम जो शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, वो सब ब्राह्मी लिपि में है। और खरोष्टी लिपि में मिले हैं पाकिस्तान में, खरोष्टी लिपि में पाकिस्तान में, अरमाइक लिपि में अफगानिस्तान, ऐसा अरमाइक ऐसा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ये ज़्यादा डंडा हो गया ना, अफगान नहीं सही है, अफगानिस्तान, अरमाइक लिपि में अफगानिस्तान में। दूसरा है ग्रीक, ग्रीक लिपि में जितने भी शिलालेख मिले हैं वो मिले हैं अफगानिस्तान के उत्तरी एरिया में, ठीक है, मतलब ऊपर वाले अफगानिस्तान के उत्तरी एरिया कह सकते हैं हम, या कह सकते हैं कि अफगानिस्तान का मतलब अगर हम अफगानिस्तान के नॉर्थ में जाएंगे तो एशिया माइनर वाला एरिया आएगा, यूरोप वगैरह, ठीक है। तो ये क्या है, अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके में, या कह सकते हैं ग्रीक लिपि है तो ग्रीक यूनान वगैरह में, ठीक है। एशिया माइनर भी कह सकते हैं, एशिया माइनर वाला एरिया, इसे मिले हैं ग्रीक लिपि में। अब ये तो होगी चारों लिपि। फिर अशोक के जो जितने शिलालेख हैं, अशोक के शिलालेख की खोज किसने की? अशोक के शिलालेख की खोज तो की थी फेनथेलन ने, ठीक है, लेकिन उसने कुछ मिले हैं भैया खुदाई में कि ये क्या पत्थर से पता नहीं किसने लिख दिया होगा, उसने लेख लिया और उससे मतलब ज़्यादा वैल्यू नहीं दी, ऐसे नेगलेक्ट कर दिया। तो खोज तो की थी फेनथेलन ने, लेकिन जिसने इसको पढ़ने में कामयाबी हासिल की वो था जेम्स प्रिसेप, ठीक है। तो अशोक के शिलालेख की खोज की थी फेनथेलन ने, लेकिन इसने ऐसी फेंक दी कि पता नहीं क्या है, कौन लिख के गया होगा, इसे ये नहीं पता था इतनी वैल्यूएबल चीज़ है, ठीक। और पढ़ा किसने? पहली बार पढ़ने में जो सफलता हासिल की वो की थी जेम्स प्रिसेप। ये जेम्स प्रिसेप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसने पढ़े थे 1837 में, ठीक है, 1837 में। ये तो बीसी की बात है, अशोक के जब शिलालेख लिखे गए होंगे, सोचो कितने टाइम बाद इनको पढ़ा गया, जब पता चला कि अशोक के शिलालेख हैं ही, अशोक के शिलालेख भी दुनिया में है। वरना कब अशोक का जन्म कब हुआ था? 304 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, और अब 1837, कितने साल बाद, ठीक है। तो ये जो जितने भी चार लिपि में जितने भी शिलालेख मिले हैं वो इन चारों लिपि मिले हैं, ये क्लियर हो गया। अब अशोक के जो हम कुछ शिलालेख तो पढ़ेंगे कि जिनमें अशोक का नाम अशोक मिला है, जैसे कि अशोक खुद को बोलता था देव नाम प्रियदर्शी, मतलब कि देवताओं को प्रिय नाम, ठीक है। और अशोक का मतलब क्या होता है? जिसे कोई शोक ना हो। तो अशोक खुद को बोलता था देव नाम प्रियदर्शी, ठीक है, देव नाम प्रियदर्शी। ये क्वेश्चन आ जाता है कि अशोक को किस नाम से जाना जाता है, या अशोक खुद को क्या बोलता था? तो देव नाम प्रियदर्शी के नाम से। तो अशोक ने अपने जितने भी शिलालेख लिखे हैं उन सभी में देव नाम प्रियदर्शी ही लिखा है कि मैं देव नाम प्रियदर्शी। तो उससे कैसे पता चला कि अशोक के शिलालेख हैं? लेकिन 4 शिलालेख ऐसे हैं जिसमें अशोक ने लिखा है मैं अशोक, ठीक है, मतलब अशोक का नाम अशोक आता है उसमें। तो क्वेश्चन आता है कि अशोक का नाम किस शिलालेख के अंदर लिखा गया है? तो ऐसे ना 4 शिलालेख हैं, एक तो गुर्जरा मास्की, नेत्तूर, और चौथा है उदय गोलान। गुर्जरा, मास्की, नेत्तूर, उदय गोलान। ये तो गुर्जरा जो है ये है मध्य प्रदेश में, और तीनों कहाँ है? ये कर्नाटक में। ये जो गुर्जरा और मास्की ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन कभी कोई ज़्यादा मतलब डीप पूछे लेगा तो नेत्तूर या उदय गोलान भी पूछ लेगा, लेकिन गुर्जर और मास्की तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मध्य प्रदेश का गुर्जर अभिलेख और कर्नाटक के मास्की, नेत्तूर, उदय गोलान, इन चारों अभिलेख के अंदर क्या मिलता है? अशोक नाम मिलता है, अशोक। इन चारों अभिलेख के अंदर क्या मिलता है? नाम अशोक। और बाकी मैक्सिमम अभिलेख में क्या मिलता है? देवनाम प्रियदर्शी। लेकिन अब अशोक मिल तो गया, पर अशोक के दुनिया में एक है। अगर ये कहता कि मैं सम्राट अशोक या फिर मैं मगध का सम्राट अशोक, तभी तो पता चलता कि ये अशोक, उसी अशोक की बात हो रही है या उसी के ये है, ठीक है। तो अशोक तो कितने भी हो सकते हैं, तो एक अभिलेख मिलता है ऐसा जिसमें लिखा कि मैं मगध का सम्राट अशोक, तो सारे फिर कोरिलेट कर गए, ठीक है, अशोक यहाँ पे मिला है। और सभी में क्या है? देवनाम प्रियदर्शी। सिर्फ एक अभिलेख है, वो है भब्रू अभिलेख, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भब्रू अभिलेख में मिलता है मगध का सम्राट अशोक,
मैं मगध का सम्राट अशोक ये कहता हूँ, जो भी उसने कहा होगा। फिर मगध का सम्राट अशोक, मगध का सम्राट अशोक किसे मिलता है? भब्रू अभिलेख में। तो भब्रू अभिलेख है राजस्थान में, ठीक है, भब्रू अभिलेख है राजस्थान में। तो ऐसे 3 बात हो गई। पहला तो मैक्सिमम अभिलेख में क्या नाम मिलता है? देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है। 4 अभिलेख ऐसे हैं, 4 अभिलेख ऐसे हैं जिनमें नाम मिलता है अशोक, ठीक है। सम्राट नहीं बताया, उसने बताया सिर्फ अशोक। वो कौन से हैं? गुर्जरा, मास्की, नेतुर, उदयगोला। गुर्जरा, मास्की, नेतुर, उदयगोला, ठीक है। लेकिन एक अभिलेख जो राजस्थान का भब्रू अभिलेख है, उसे मिलता है मगध का सम्राट अशोक, ठीक है। तो फिर पता चल गया कि सारे के सारे ये अभिलेख किसके हैं? अशोक के हैं, ठीक। अब अशोक ने कुछ तो 7 अभिलेख तो ऐसे हैं जिन्हें लघु लघु शिलालेख कहते हैं। लघु मतलब छोटे, ठीक है, उन 7 को हम अलग पढ़ेंगे। और एक है 14 जो वृहद शिलालेख है, वृहद मतलब बड़े, ठीक है। 14 वो अलग, 7 वे अलग। तो पहले वे 7 पढ़ लेते हैं, वे 14 अलग। तो अशोक के 7 लघु शिलालेख, अशोक के 7 लघु शिलालेख, ठीक है। ये जो 7 लघु शिलालेख है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन इनमें से पूछेगा। 14 में से ही पूछ लेता है, लेकिन वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है याद करने, ठीक है। अब 7 लघु शिलालेख में जो पहला है, मतलब कोई सा भी पहला पढ़ सकते हैं वैसे तो, ठीक है। नंबर 1 पढ़े हम रुक्मिणी देई अभिलेख, रुक्मिणी देई, रुक्मिणी देई अभिलेख। अगर इधर थोड़ा छोटा सा अगर नक्शे से पढ़े तो ज़्यादा ईजी रहेगा, सपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बेकार हो गया। जैसे कि अगर रुक्मिणी देई अभिलेख की बात आ रही है, तो रुक्मिणी देई का मतलब ये है नेपाल में। ये कहाँ है? इधर नेपाल होगा, ये मिला है नेपाल में, नेपाल के लुम्बिनी में, ठीक है। ये कहाँ मिला है? नेपाल के लुम्बिनी में, नेपाल की लुम्बिनी में ये मिला है, नेपाल की लुम्बिनी में। रुक्मिणी देई अभिलेख मिला है नेपाल की लुम्बिनी, नेपाल वाला यहाँ पे, तो यहाँ कौन सा? नेपाल की लुम्बिनी में। इस अभिलेख में अशोक ने कोई उपदेश नहीं दिए, ठीक है। कोई उपदेश ना देके इस अभिलेख में अशोक ने आर्थिक चर्चा की है, मतलब प्रशासनिक चर्चा ना करके आर्थिक बातों की चर्चा की है। आर्थिक बात मतलब टैक्स कर सकते हैं आप, टैक्स से, ठीक है, टैक्स की बात की है। इसमें अशोक ने कहा है कि हम लुम्बिनी में टैक्स थोड़ा कम लेते हैं, ठीक है। अब टैक्स कम क्यों लिया? क्योंकि लुम्बिनी, अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे। आगे जाके लुम्बिनी क्या है? महात्मा बुद्ध की जन्म स्थान, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में ही तो हुआ था, तो इस वजह से यहाँ पे टैक्स कम लिया गया। तो यहाँ पे किसकी चर्चा है? आर्थिक, ठीक है। यहाँ पर आर्थिक बातों की चर्चा है, प्रशासनिक चर्चा ना होके यहाँ पर आर्थिक बातों की चर्चा। इसमें हम लिख सकते हैं टैक्स के बारे में। तो इन्होंने कहा है अशोक ने इस अभिलेख में जो लुम्बिनी में है कि यहाँ पर मैं टैक्स कम कर दिया, ठीक। अब दूसरा है टोपरा, टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख है हरियाणा में, टोपरा अभिलेख है हरियाणा में। अब हरियाणा का एरिया ये वाला तो होगा क्या ना, यहाँ पे मान लो टोपरा अभिलेख है, टोपरा अभिलेख है हरियाणा में। तो टोपरा अभिलेख और तीसरा समझ लो यहीं पे मेरठ में, तीसरा मेरठ अभिलेख। मेरठ तो भैया यूपी में होगा, यूपी में। इन दोनों अभिलेखों को यहाँ पे टोपरा हो गया, यहाँ पे हो गया मेरठ में। तो जो टोपरा जिला है हरियाणा का, ये यूपी के सहारनपुर जिले से टच करता है। तो कभी कभी आता है कि सहारनपुर में है, लेकिन एग्जैक्टली मतलब हरियाणा में आता है टोपरा। तो टोपरा अभिलेख यहाँ पे मेरठ अभिलेख। इन दोनों ही अभिलेखों को उखड़वा के, कहाँ पहुँचा दिया गया? दिल्ली के तुगलकाबाद में, लेके भी गया होगा, फिर कोई लेके गया, फिरोज शाह तुगलक। तो किस वंश का होगा? तुगलक वंश का, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक टोपरा अभिलेख को और मेरठ अभिलेख को, दोनों को यहाँ से उखड़वा के कहाँ ले गए? दिल्ली के तुगलकाबाद में। तो फिरोज शाह तुगलक वंश कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को।
दिल्ली में एक जगह है तुगलकाबाद, ठीक है। जैसे मेरठ में भी कितनी सारी जगह है, बेगमपुर हो गया, ये सब हो गया। तो दिल्ली में एक जगह है तुगलकाबाद, जो इनकी मेन जगह थी। अब आता है चौथे नंबर का। चौथे नंबर का है रुक्मिणीदेही हो गया, टोपरा, मेरठ, एक आता है कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख, जो जो इम्पोर्टेंट बात है सिर्फ वही याद करो, वही मैं बता रही हूँ, ठीक है। कौशाम्बी अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख भी कहाँ, यूपी में। तो मेरठ के पास ही होगा कौशाम्बी भी, यहाँ पे कहीं आसपास, ठीक। कौशाम्बी अभिलेख भी यूपी में। तो कौशाम्बी अभिलेख में अशोक ने कहा है कि मेरी पत्नी कारुआ की बहुत ज़्यादा दान करती हैं, ठीक है। तो इसमें रानी के बारे में है, तो रानी को समर्पित अभिलेख कौन सा, कौशाम्बी अभिलेख। इसी वजह से इसको कहा जाता है रानी का अभिलेख। रानी का अभिलेख ये बहुत पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रानी का अभिलेख, ठीक है। और ये जो रुक्मिणीदेही अभिलेख है, ये है सबसे छोटा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे छोटा अभिलेख है। तो ये सातों सबसे छोटे, सातों ही छोटे, लेकिन छोटे में भी सबसे छोटा कौन सा, रुक्मिणीदेही अभिलेख। और ये जो कौशाम्बी अभिलेख है, इसको बोलते हैं रानी का अभिलेख। अब जैसे फिरोज शाह तुगलक इन दोनों को, टोपरा अभिलेख को और मेरठ अभिलेख को कहाँ ले गए, तुगलकाबाद। ये भी कहाँ चला गया, उठ के इलाहाबाद, उखड़वा के यहाँ से इलाहाबाद रख दिया, ठीक। अब लेके भी कोई गया होगा, तो इलाहाबाद कौन ले गया, अकबर। जो काम फिरोज शाह तुगलक ने, दिल्ली सल्तनत तो पहला ही ना, अकबर वाली मतलब मुगल काल बाद में आएगा, तो जो काम फिरोज शाह तुगलक ने किया वही काम अकबर ने किया। तो इस वजह से फिरोज शाह तुगलक को क्या बोलते हैं, मतलब दिल्ली सल्तनत का अकबर बोला जाता है। अकबर सेकंड थोड़ा ना बोल देंगे, ओरिजिनल कॉपी तो यही है, सेकंड तो वो होगी फोटो कॉपी, ठीक। तो इसको बोलते हैं दिल्ली सल्तनत का अकबर, ठीक। ये क्या है, कौशाम्बी अभिलेख को बोलते हैं रानी का अभिलेख। इसमें किस चीज़ की चर्चा है, मेरी रानी, प्रिय रानी कौन सी थी, कारुआ की। मेरी प्रिय रानी कारुआ की बहुत ज़्यादा लोगों को दान करती हैं, गरीबों में, तो ये रानी को समर्पित है, इसी वजह से क्या बोलते हैं इसको, रानी का अभिलेख। 4 हो गए। अब 5, 6, 7 ये तीनों एक ही जगह, एक बार में निपट जाएंगे, ठीक है। 5वां है रामपुरवा, रामपुरवा अभिलेख, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़। और 7वां लौरिया अरिराज, ठीक है। रामपुरवा अभिलेख, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरिराज, ये तीनों एक जगह है, तीनों एक जगह है। तो ये कहाँ है, बिहार के चंपारण में, बिहार के चंपारण में, चंपारण, ठीक है, बिहार के चंपारण में। बिहार इधर हो गया नेपाल के पास, यहाँ तीनों बिहार के चंपारण में, तो तीनों नॉर्थ इंडिया में ही है, ठीक। रामपुरवा अभिलेख, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरिराज, तीनों बिहार के चंपारण में। इसमें जो ये लौरिया नंदनगढ़ है, इसको पूछ लेता है कि बिहार के चंपारण में 3 अभिलेख हैं ये वाले, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेना। अशोक के 14 शिलालेख, अशोक के 14 शिलालेख आप ना किसी भी किताब से पढ़ोगे तो ये रटने क्या, मुझे तो लगता है ये इम्पॉसिबल ही है इनको सीक्वेंस में रटना, क्योंकि किसी भी एग्जाम आते हैं तो ये ऐसा आता है कि अशोक के द्वितीय शिलालेख में क्या है, तृतीय में क्या है, या 10वें शिलालेख में क्या लिखा है, इसी तरह से। तो हम ये 14 के 14 पढ़ेंगे। एक मैंने ट्रिक बनाई है, ठीक है, अगर आपको सही लगे तो उससे याद कर सकते हैं, या फिर अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। आपको इसमें 3-4 लाइन याद करनी पड़ेगी। पहली लाइन है अहिंसक, अहिंसक चिकित्सा अधिकारी, अहिंसक चिकित्सा अधिकारी, अहिंसक चिकित्सा अधिकारी। इसको पहले हम पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं बोर्ड को। अहिंसक चिकित्सा अधिकारी क्या पहली लाइन है। दूसरी लाइन है अहिंसक चिकित्सा अधिकारी, मतलब देखो चिकित्सा अधिकारी कोई मेडिकल लाइन से रिलेटेड है, तो जो चिकित्सा अधिकारी होगा वो अहिंसक ही होगा, मतलब जान बचाने वाले किसी की जान तो नहीं लेगा, तो ये थोड़ा सा सेंसिबल भी है, ठीक है। तीसरा है भैरे धम महामात्य मिले, भैरे धम महामात्य मिले। भैरे मतलब वाला भैरे से कोई सुनता नहीं है तो उसको बोल देना भैरे सुन ले, तो वही वाला भैरे, ठीक है।
भैरे धम महामात्य मिले, धम महामात्य, भैरे धम महामात्य मिले। ठीक, अब तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन है धार्मिक धम यात्रा में छोटे धम। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी है लेकिन धैर्य ऐसा हो जाएगी याद राइमिंग की वजह से। धार्मिक धम यात्रा, धार्मिक धम यात्रा में छोटे धम। अब ये धम धम क्या हो रहा है ये भी चलो बताएंगे क्या आता है। धार्मिक धम यात्रा में छोटे धम। चौथी लाइन है धार्मिक धम यात्रा में छोटे धम। चौथी लाइन है ब्राह्मण स्त्री कलिंग गलती, ब्राह्मण स्त्री, ब्राह्मण स्त्री कलिंग गलती, कलिंग गलती। देखो अब ये आपको दिख रहा होगा कि इसमें को छोड़ के है ना, ये 14 ही वर्ड है और 14 ही शिलालेख है। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये जो ब्राह्मण स्त्री कलिंग गलती थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा है कि ब्राह्मण स्त्री कर गई गलती, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ड कलिंग ही है, जो कलिंग युद्ध वाला कलिंग है वही कलिंग। तो ब्राह्मण स्त्री कलिंग गलती, धार्मिक धम यात्रा में छोटे धम, इसी सीक्वेंस में आपको याद करनी है। अब चलते हैं 14 शिलालेख पे। ठीक है, अगर पहले में क्या है अहिंसा, अहिंसक। ठीक है, तो पहला प्रथम शिलालेख उसमें तो आएगा कि प्रथम द्वितीय संस्कृत वाले में हम नंबर 1 ही लिख रहे हैं। ठीक है, पहले में क्या लिखा है अहिंसा पर रोक। अशोक ने पहले प्रथम शिलालेख में कहा है कि अहिंसा पर रोक की बात है कि अहिंसा ना करे कोई भी, और दूसरा पशु बलि पर रोक। तो पहले में क्या है अहिंसा। अब बिना अहिंसा बिना हिंसा के तो पशु बलि हो नहीं सकती। ठीक है, प्लस क्या है सर पशु बलि पर रोक, पशु बलि पर रोक। तो अहिंसक से हो गया अहिंसा प्लस पशु बलि पर रोक। अब दूसरा देखो, दूसरे में है चिकित्सा, मतलब चिकित्सा से रिलेटेड। तो इसमें कहा है पशु चिकित्सा के बारे में, पशु चिकित्सा, पशु चिकित्सा के बारे में। पहले में तो बोल दे कि पशु बलि पर रोक है, पर अगर किसी पशु चिकित्सा का जिक्र पहली बार हिस्ट्री में यहीं पे हुआ है, पशु की चिकित्सा। ठीक है, यहाँ पे पशु चिकित्सा पर कहा गया अशोक ने। और दूसरे इसमें कहा है दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में जिक्र है, दक्षिण भारत के राजवंश। दक्षिण भारत के वंश कौन कौन से, जब हम दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो तब आपको थोड़े नाम जाने पहचाने से लेंगे। ये आपने पढ़ी भी देखे होंगे बहुत सुने। इसमें चेर, चोल, पांडे और श्रीलंका भी तो दक्षिण भारत में ही है, श्रीलंका का भी जिक्र इसी में कहा, श्रीलंका। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे कि अशोक ने अपने कौन से शिलालेख में दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में लिखा है, या कौन से शिलालेख में अहिंसा पर रोक के लिए या अहिंसा पर जोर दिया है। ठीक, अब आता है तीसरे नंबर का। तीसरे में क्या है अधिकारी। तीसरे में अशोक ने 3 अधिकारियों की नियुक्ति की है। ठीक है, क्योंकि जब अशोक ने युद्ध का त्याग कर दिया, मतलब तलवार को त्याग कर दिया, तो अशोक ने धार्मिक नीति अपनाई। ठीक है, वो लोगों को अच्छी बातें सिखाने के लिए उन्होंने, वो आगे पढ़ेंगे आज शिलालेख में ही है। तो अशोक ने 3 अधिकारी नियुक्त किए। 3 में क्या है 3 अधिकारी, 3 में 3 अधिकारी, 3 अधिकारी, 3 में 3 अधिकारी। ये 3 अधिकारी के नाम थे राजुक, युक्तक, राजुक, युक्तक और प्रादेशक। राजुक, युक्तक, प्रादेशक, इन तीनों अधिकारियों को मतलब अशोक की तरफ से गाइडलाइन थी कि आपको हर 5 साल में पूरे राज्य का भ्रमण करना है और हर 5 साल में एक रिपोर्ट लगानी है कि महाराज मतलब कि कौन सही रास्ते पर चल रहा है या क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। वो हर 5 साल में आपको पूरे राज्य का भ्रमण करना है। तृतीय शिलालेख में क्या है 3 अधिकारी, 3 अधिकारी राजुक, युक्तक, प्रादेशक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नंबर 4 पे क्या है, नंबर 4 पे भैरे। ठीक है, भैरे। तो 4 में है भैरी घोष से धम घोष। ये बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा। भैरी घोष, भैरी घोष से धम घोष, भैरी घोष से धम घोष। अशोक ने अपने चौथे शिलालेख में कहा है, देखो भैरी घोष का मतलब है युद्ध नीति,
भैरी घोष का मतलब है युद्ध नीति, और धम घोष का मतलब है धर्म नीति, धर्म नीति। ठीक, इसमें अशोक ने चौथे शिलालेख में भैरी घोष से धम घोष इसमें कहा है कि मैंने अब युद्ध को त्याग कर दिया है, अब मैं युद्ध नीति को छोड़कर धर्म की नीति अपना ली है मैंने। ठीक है, तो अशोक ने धर्म की नीति का मतलब ये नहीं कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड मतलब मैंने बौद्ध धर्म अपना लिया, ये नहीं कहा। धर्म नीति का मतलब कि मैं अब सही रास्ते पर आ चुका हूँ, अब मैं लोगों के भलाई के ही काम करूँगा, लोगों को नैतिकता सिखाऊंगा। तो धर्म नीति का मतलब वो है। इसका मतलब एक बौद्ध धर्म से नहीं है कि मैंने बौद्ध धर्म अपना लिया, इसका मतलब है कि मैंने युद्ध की नीति को त्याग करके मैंने धर्म की नीति अपना ली, मतलब मैं सही रास्ते पर आ गया हूँ, अब मैं लोगों का कल्याण करूँगा। ठीक, अब आता है नंबर 4, 4 तो हो गया। नंबर 5, 5 में क्या है? धम्म महामात्य। नंबर 5 में है धम्म महामात्य, धम्म महामात्य। ठीक है, देखो इसमें आ रहा है अमात्य। अमात्य हमने पहले भी पढ़ा था, तो अमात्य कहते हैं, वैदिक पीरियड में पढ़ा था। अमात्य मतलब मंत्री, मंत्री परिषद को क्या बोलते हैं? मंत्री को बोलते थे अमात्य उस टाइम पर। तो धम्म महामात्य, धम्म महामात्य का मतलब था, तो अशोक ने एक ऐसे मंत्री बनाए थे जो लोगों की मतलब देख रेख करें, उनको सिखाए धम्म के बारे में। धम्म मतलब ये होता है कि लोगों को नैतिकता सिखाना। ठीक है, धम्म का मतलब होता है लोगों को सही रास्ते पर लेकर आना या उनमें अच्छी अच्छी बातें सिखाना, वो उसका मतलब होता है धम्म। ठीक है, तो धम्म महामात्य अशोक ने नियुक्त किए, लोगों को देख का है कि मतलब सही हो रहा है नहीं हो रहा, उनको अच्छी अच्छी बातें बताएं, उनको सही रास्ते पर लेकर आए। तो ऐसे भी अशोक ने मंत्री बनाए जिनको धम्म महामात्य कहते थे। तो धम्म महामात्य का जिक्र है अशोक के 5वें शिलालेख में। अब आता है 6 पे क्या है? मिले। 6 मिले से है, अकबर ने अपने 6ठे शिलालेख में बोला कि मेरे जो अधिकारी हैं, अधिकारी कौन कौन से? राजक, युक्तक, प्रादेशक। ठीक है, ये 5 साल में रिपोर्ट लगानी थी इनको। तो अशोक ने बोला अगर 5 साल के बीच में भी कोई जन कल्याण की बात है ना, मेरे अधिकारी मेरे से मिल सकते हैं। अगर जन कल्याण के लिए मेरे अधिकारी मुझसे कभी भी मिल सकते हैं। तो मिलने का मतलब, ठीक है, कितने पे आ गया? 6 पे मिलना। तो मेरे अधिकारी मुझसे मिल सकते हैं। 6 में क्या कहा? मेरे अधिकारी जन कल्याण के लिए मुझसे मिल सकते हैं, मतलब कभी भी मिल सकते हैं, मुझसे कभी भी मिल सकते हैं। वैसे तो वरना 5 साल में मिलेंगे, 5 साल में रिपोर्ट लगानी थी, कभी भी मिल सकते हैं। ठीक, अब आता है नंबर 7 पर। 7 पे क्या है? धार्मिक। नंबर 7 है धार्मिक। धार्मिक का मतलब धार्मिक समन्वय। इसमें अशोक ने धार्मिक समन्वय की बातें सिखाई हैं, धार्मिक समन्वय। ठीक है, ये जो 7वां है ये है सबसे बड़ा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा शिलालेख है 7वां। सबसे छोटा कौन सा था? लुम्बिनी दही अभिलेख। कहाँ को? उसमें नेपाल के लुम्बिनी में लुम्बिनी दही अभिलेख। ये 7वां है, धार्मिक समन्वय की बातें बताएंगे इसमें, तो ये सबसे बड़ा है। धार्मिक समन्वय का मतलब इसमें अशोक ने कहा कि जितने भी धर्म के लोग हैं वो सब आपस में मतलब मेलजोल करके रहें, कोई भी आपस में भेदभाव ना करें, कोई भी दूसरे को डिस्क्रिमिनेट ना करें। तो ये सब कहा था सुनोगे धार्मिक समन्वय। अब ऐसी बात है, धार्मिक बात बताने भैया टाइम तो लगता ही है, सीधे तो किसी को समझ में आती ना। तो ये धार्मिक समन्वय बताने में इसे अशोक को बहुत टाइम लग गया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 7वां शिलालेख। 7वां शिलालेख सबसे बड़ा है। अब आ तो 8 पे। 8 पे क्या है? धम्म यात्रा। 8 में है धम्म यात्रा, इसमें धम्म यात्रा ही है, 8वें में धम्म यात्रा। ठीक, धम्म यात्रा का मतलब है कि अशोक ने जब अपने हथियार त्याग दिए, कब? कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261, 261। ठीक है, 261 BC। उसके बाद अशोक ने अपने वो त्याग कर दिए, फिर उसी के बाद ही अशोक धम्म यात्रा में लग गया। धम्म यात्रा का मतलब उसने कई जगह की यात्रा की और लोगों को नैतिकता के बारे में पाठ पढ़ाया, सही रास्ते पर लाने के लिए। ये नहीं कि उनके मतलब बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए नहीं था वो स्पेशली, वो था लोगों को अच्छे रास्ते पर लेकर आने के लिए। तो धम्म यात्रा 2 जगह की फेमस है, एक तो गया और एक लुम्बिनी। लुम्बिनी, गया और लुम्बिनी, इन दोनों जगह की धम्म यात्रा फेमस है। और ये धम्म यात्रा कब थी? राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष से। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था 10वें वर्ष 8वें वर्ष ऐसे पूछेगा। तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष तो हुआ कलिंग युद्ध, और धम्म यात्रा कब शुरू की? राज्याभिषेक के 10वें वर्ष। ठीक है, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष। तो ये समझ आ गया धम्म यात्रा। अब नंबर 9 पे। 9 पे क्या है? छोटे।
9 पे छोटे। छोटे से मतलब है कि अशोक ने सारे छोटे त्योहारों पर रोक लगा दिया, जितने भी छोटे मोटे त्योहार उन पर सब पे बैन। क्योंकि छोटे छोटे त्यौहार आप देखते हो कि छोटे मतलब त्यौहार छोटे हो या बड़े हो, लेकिन पैसा तो सब खर्च होता ही है। तो अशोक ने छोटे मोटे त्यौहार पर रोक लगा दिया और कहा कि एक मतलब आप धार्मिक समन्वय बना के रखो वो सब। तो छोटे त्योहारों पर रोक किसमें? 9 में, छोटे त्योहारों पर रोक, छोटे त्योहारों पर रोक। ये किस में आ गया? 9वें शिलालेख में। इसके बाद आता है 10। 10 में क्या? धम। 10 में धम। धम का मतलब है धम का महत्व, धम का महत्व, धम का महत्व। इस 10वें में अशोक ने धम का महत्व बताया कि धम का क्या महत्व है। धम का तो वही मतलब है कि धार्मिक बात से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए, अच्छी अच्छी बातें सिखाने के लिए क्या है धम। तो धम का महत्व बताया इसमें, धम का क्या महत्व है, आप कैसा जीवन हो जाएगा, क्या परिवर्तन आएंगे, तो धम का क्या क्या महत्व है वो किसमें बताया? 10वें में। 10वीं शिलालेख में धम का महत्व। अब इधर कर लेते हैं। ठीक, कितने बचे? 4 बचे बस, यहाँ तक हो गया। अब 11 पर जाते हैं। 11 में है ब्राह्मण। ब्राह्मण से है कि अशोक ने बोला कि जो मेरे अधिकारी हैं ये राजयुक्त, युक्तक, प्रादेशक और दूसरा ये धम्मा मात्य भी है, ये सारे के सारे क्या करें, मेरे मतलब ब्राह्मणों को ना सताएं। ठीक है, क्योंकि अशोक तो बौद्ध धर्म को मानते थे, ऐसे नहीं कि वो ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगे। तो अशोक ने ये मतलब बोला अभिलेख में कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताएं, मेरे अधिकारी किसी पर अत्याचार ना करें, स्पेशली ब्राह्मणों को ना सताएं, क्योंकि ब्राह्मण हिंदू धर्म में तो बहुत उच्च जाति के या फिर बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं ना। तो मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताएं, मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताएं, मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताएं। किस में? 11 में। इसके बाद आता है 12। 12 में स्त्री। स्त्री का मतलब स्त्री महामात्य, स्त्री महामात्य। अब महामात्य का मतलब क्या हुआ? मंत्री हुआ, स्त्री महामात्य। 12 में स्त्री महामात्य का जिक्र है। तो अशोक ने स्त्रियों के लिए, स्पेशली फीमेल्स के लिए भी एक मंत्री नियुक्त किया था, जो उनके स्पेशली फीमेल्स, जैसे अब लेडीज़ पुलिस होती है ना, उसी तरह से जो मतलब स्पेशल लेडीज़ के लिए होती है। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया, स्त्री महामात्य एक पद नियुक्त किया, वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए काम करेगा। ठीक है, तो स्त्री महामात्य भी करा, तो मतलब ये कह सकते हैं हम कि मौर्य वंश में स्त्रियों की भी कंडीशन अच्छी थी, फीमेल्स की। ठीक, अब आता है 13। 13 में क्या है? कलिंग। 13 में है कलिंग युद्ध की चर्चा, कलिंग युद्ध। 13 में कलिंग युद्ध की चर्चा। 13 में कलिंग युद्ध की चर्चा मतलब कलिंग युद्ध कैसे हो, टोटली मतलब कलिंग युद्ध की चर्चा। इसमें और एक्स्ट्रा है ही क्या? ठीक है, समझाने वाले कुछ है ही नहीं। 13 में कलिंग है तो कलिंग युद्ध के बारे में लिखा है। 14 में है, 14 में गलती। गलती का मतलब ये है कि अशोक ने 14 पे लास्ट शिलालेख में बोला कि जितना सब कुछ मैंने अपने शिलालेख में लिखा है, मैं इससे भी ज़्यादा लिखवाना चाहता था, या मेरे विचार इससे भी ज़्यादा थे, ये कम लिखा गया है। तो ये, और दूसरा कि अगर कुछ गड़बड़ होती है, क्योंकि अशोक खुद थोड़ी ना बैठा होगा टप 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 लिखने के लिए, किसी न किसी लिखवाया होगा कि अगर कोई लिखने में गड़बड़ी है, मतलब कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई भी गड़बड़ है, तो मेरी गलती नहीं है, लिखने वाले की गलती है। ठीक है, तो गलती से मतलब ये हो गया। तो जो 14, तो आप इसको खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, 14 में बोला कि अगर जो भी लिखने में गलती है, जितने भी शिलालेख उनमें कुछ भी मिस्टेक है, तो मेरी नहीं है, वो लिखने वाली की है। बात भी ठीक है, वो उसने लिखा होगा। तो ये क्या है? अशोक के 14 शिलालेख। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये अशोक के 14 शिलालेख कंप्लीट हो गए। अब थोड़ा सा 1-2 बात और रह गई है। ठीक है, तो ये अशोक के 14 शिलालेख हो गए। अब आप ये सोचो कि अशोक ने, एक बात तो ये पहले ये देखो कि अशोक के जो पिता थे बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय को मानते थे। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक मतलब थे वो कौन थे? भोगलीपोतिस घोषाल, वो पढ़ चुके हैं। तो अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को 4 गुफाएं दान में दी थी। ठीक है, जो आजीवक संप्रदाय के लोग जिनको मानते थे, मतलब आजीवक संप्रदाय के लोगों को 4 गुफाएं दान में दी थी। तो उन गुफाओं का नाम और देख लेते हैं बस। 4 गुफाएं किसको दी थी? आजीवक संप्रदाय के लोगों को, आजीवक संप्रदाय के लोगों को।
दी कहाँ थी, ये दी थी गया में। गया एक जगह ना बिहार की, तो चलेंगे, ये दी थी गया में। गया में बराबर की पहाड़ी पर, नाम देखो कैसे कैसे, बराबर की पहाड़ी पर। गया हो गया जगह का नाम, और बराबर क्या है, पहाड़ी का नाम। गया में बराबर की पहाड़ी पर 4 गुफाएं दान में दी थी। उन 4 गुफाओं के नाम है सुदामा, कर्ण, चोपड़ा, सुदामा, कर्ण, चोपड़ा, विश्व झोपड़ी। सुदामा, कर्ण, चोपड़ा, विश्व झोपड़ी। ठीक है, ये चारों के चारों अशोक ने गुफाएं दी थी आजीविक संप्रदाय को। तो अब इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो अशोक था वो धार्मिक रूप से सहिष्णु था। सहिष्णु मतलब जो किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करता था, क्योंकि देखो उसने आजीविक संप्रदाय के लोगों को 4 गुफाएं दान में दे दी। दूसरा क्या था, उसने अभी अपने उसमें शिलालेख में 14 शिलालेख जो पढ़े थे उसमें लिखवाया कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताएं। ठीक है, मतलब सब किसी में भेदभाव नहीं करता था। तो अशोक को कह सकते हैं अशोक धार्मिक रूप से क्या था, सहिष्णु था। सहिष्णु, अगर वो भेदभाव करता तो क्या कहेंगे, असहिष्णु। ये क्या था, सहिष्णु, मतलब सहिष्णु, ठीक है, सहिष्णु था। अब ठीक है, इससे जो आगे थोड़ा सा रह गया, अब हम आगे की वीडियो पढ़ेंगे मौर्य वंश के जितने भी वे थे, न्याय व्यवस्था कैसी थी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, वो सब अगली वीडियो में कवर कर देंगे। थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, नहीं बस ठीक।